बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। एक इमिग्रेशन के हवाले से एक बड़ा एक अहम टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि जब आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेट से आपने अप्लाई किया या अपने ग्रेजुएट वीज़ा रूट की एप्लीकेशन जब आप फ़ाइल करते हैं, लेकिन आप ने अपने साथ अपना डिपेंडेंट की भी आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की, लेकिन वहाँ पे इश्यूज़ ये आ जाते हैं कि होम ऑफिस जो है वो कहता है कि जी आप का रिलेशनशिप जो है वो शायद जेन्युइन नहीं है, या आप जो है लेट से आप स्टूडेंट वीज़ा पे साथ में आए थे या किसी और वीज़ा पे आए, और क्या ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है ये इसको एक्सेप्ट करना या इसके ऊपर आना जो है ये कोई नॉर्मल थिंग है? नॉट एट ऑल, ये एक क्राइम है। और इसी के ऊपर जो है मैं मज़ीद तफसील में भी बात करूँगा, लेकिन साथ साथ मैं आपको अपनी लोकेशन जो है थोड़ी सी वो भी मैं दिखाता जाऊँ, ताकि क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि जी आप एक ही बैकग्राउंड के ऊपर अक्सर आपकी वीडियोस आती हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंज भी दिखाया करो। सो अब इसी टॉपिक के ऊपर जो है कंप्लीट मैं बात करूँगा कि जब आप इस तरह की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो होम ऑफिस आपसे एक्सपेक्ट जो है वो क्या कर रहा हो। अच्छा जी, एक अहम बात आपसे करूँगा और जिसको अवॉइड किया करें। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे ना यूट्यूब के ऊपर ही एक ऐसा सवाल बाज़ खात लिख देते हैं जो इलीगल होता है, जो बड़ा मैं समझता हूँ कि गलत होता है, क्योंकि एजेंसीज़ जो होती हैं वो सम टाइम इस तरह की चीज़ें देख भी रही होती हैं। जैसे अब कल भी किसी का सवाल था कि जी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे आया था, तो अब मैं हूँ उनकी करा दे फलां करा। सो क्या वहाँ पे एजेंसीज़ या IP एड्रेस या बाकी चीज़ें करके आपके लिए मुश्किलात भी आ सकती होती हैं। सो द बेस्ट थिंग इज़ सिंपल कोई इन्फॉर्मेशन की हद तक बात वहाँ पे कर लिया करें, और अदरवाइज़ किसी भी वकील के पास आप जाके जो है ये जो उस तरह की बातें हैं ना, उस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल करिया करो, वरना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मुश्किल आ सकती है। अच्छा जी, जब आप ग्रेजुएट वीज़ा रूट जिसको PSW भी कहा जाता है, जब आप और आपका डिपेंडेंट जो है आपने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की और वहाँ पे होम ऑफिस की तरफ से जब आपको इस तरह का रिप्लाई आता है कि जी के वी आर कंसिडरिंग योर एप्लीकेशन एंड वी नीड टू नो कि जी के आपका ये जो रिलेशनशिप है ये जेन्युइन है और ये सबसिस्टिंग है, तो उसका जो लॉ है वो है जी GR 11.1 जो है। GR मीन ग्रेजुएट वीज़ा रूट जो होता है। सो GR 11.1 ये आता है कि स्टेट द एप्लीकेंट जो होता है, जो जिसने एप्लीकेशन फ़ाइल की होती है, मेन एप्लीकेंट एंड ऑब्वियसली डिपेंडेंट, the applicant must show that the relationship meets the relationship requirement as a specified in appendix relationship with partner। जो है ये जो relationship with partner मीन कि जी कि क्या आपका relationship जो है ये जेन्युइन है, और ये बड़ा सीरियस ये मैटर होता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर होम ऑफिस को आप ये साबित करने में, प्रूव करने में फेल हो जाएं कि आपका ये रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं है, सो दैट्स मीन कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी या आपका रिलेशनशिप जो है ये फेक है और आपने सिर्फ वीज़ा पर्पज़ के लिए जो है इस तरह का काम किया है, तो वो होम ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ कर देता है। ना सिर्फ ये नहीं कि जी कि वो दूसरी पार्टी की डिपेंडेंट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल आती है, वो आपकी भी जो एप्लीकेशन होती है उसको भी वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। फिर सेकंड ये आ जाता है जी RWP 6.2 जो है, ये स्टेट करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द एप्लीकेंट एंड देयर पार्टनर मस्ट बी अ जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग। जेन्युइन से मतलब है कि ये जेन्युइन है, ये रियल में है, और सबसिस्टिंग मीन कि ये दोनों चल रहा है रिलेशनशिप जो है। सो बहुत से केसेस में अगर किसी का जो भी सिचुएशन थी, मैं इस पॉइंट पे तो नहीं आऊँगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पे आए थे तो इस वजह से ये बदल, जिस वक्त आप ये एक क्राइम है अगेन मैं कहूँ मैं, लेकिन जिस वक्त अगर आपका रिलेशनशिप साथ में नहीं चल रहा या आप UK पहुंचने के बाद जो है आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका होता है, सो ऑलवेज़ द बेस्ट थिंग इज़ कि होम ऑफिस को इन्फॉर्म कीजिए कि हमारा रिलेशनशिप साथ में नहीं है। फिर भावें अपने अलग-अलग वीज़ा से चले जाओ, फिर आप सेपरेट वीज़ाज़ पे चले जाएं तो फिर जो है वो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बहुत से लोग जब इस तरह की मुश्किल का शिकार होते हैं जब, और ये जो पॉइंट मैंने जो बताया GR 11.1 और जो RWP 6.2 जो है कि एक तो रिलेशनशिप बिटवीन अ पार्टनर जो है जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग है, और सेकंड ये है कि आप क्या रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट को जो है अपेंडिक्स रिलेशनशिप विद पार्टनर जो है उसको मीट करते हैं कि नहीं करते। ये अगर आप दो पॉइंट्स को फेल हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन जो है उसकी रिफ्यूज़ल भी वो कर देते हैं। अच्छा जी, जिस वक्त नॉर्मली ये पूछते हैं कि जी कि आप जो है
वाई यू आर नॉट लिविंग ऑन सेम एड्रेस, जो है कि आप एक तो सेम एड्रेस के ऊपर क्यों नहीं रह रहे हैं, आपको एक तो उसकी रीज़न्स देनी पड़ती हैं, फिर सेकंड उनकी तरफ से आ जाता है कि आप कब से सेपरेट हैं। अच्छा, ये वाला सवाल जो है ना कि आप कब से सेपरेट हैं और या आप सेम एड्रेस पे क्यों नहीं रहते हैं। सो अगर तो किसी के पास कोई लॉजिकल जो कैटेगोरिकली अगर आप उसको प्रूव कर सकें कि जी हम सेम एड्रेस पे क्यों नहीं रह रहे हैं, कि एक शख्स जो है वो लंदन में रह रहा है, दूसरा ग्लासगो में रह रहा है, सो इस बहुत हार्ड हो जाता है इस तरह की चीज़ों को प्रूव करना, या आपकी जॉब ऐसी है या क्या मामला हैं। अच्छा, फिर इनका एक आ जाता है कि डू यू इंटेंड टू लिव टुगेदर थ्रू आउट योर स्टे इन द यूके ऑन ग्रेजुएट रूट या स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट, या जो भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं कि क्या आप थ्रू आउट इकट्ठे भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर इकट्ठे रहेंगे तो फिर आप कौन से एड्रेस के ऊपर रहेंगे। सो इस तरह का ये बड़ा एक ये 3-4 सवालात जो होते हैं ये दिखने में बड़े इजी लगते हैं, लेकिन यही सवालात की बेस के ऊपर ही वो केस का फ़ैसला करते हैं। अच्छा जी, ये डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज़ के हवाले से जो कल वीडियो एक अपलोड की थी, उसी पे एक किसी ने सवाल छोड़ा जी, अस्सलाम वालेकुम, आई वांट टू नो अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ विक्टिम हो और उसको पुलिस को इन्फॉर्म उसी टाइम मौके पे करना होगा या फिर सेफ़ स्पेस पर जाकर कर सकते हैं, किसी वजह से इंसान मौके पर पुलिस को ना बुला सके तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, डैश 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 वाली पॉसिबिलिटीज़ हैं जी। अच्छा, प्लीज़ टेल मी कि कैसे बताया जा सकता है, एविडेंस होना ज़रूरी है कि डोमेस्टिक अब्यूज़ की, बिकॉज़ मेंटली हरासमेंट या कंट्रोलिंग का कोई एविडेंस नहीं होता। देखिए, ये अब बहुत से लोग जो हैं जिस वक्त इस तरह का सवाल छोड़ते हैं या कुछ और, वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि शायद इस तरह के सवाल के जवाब के बाद आपके मसले हल हो जाएंगे। मसले हल नहीं होते, मज़ीद बिगड़ जाते हैं। सो इसलिए ऑलवेज़ जो होता है, जैसे आप अपना, अगर आप खुद डॉक्टर भी हों तब भी आप अपना चीर फाड़ करके आप अपना ऑपरेशन जो है वो ख़ुद नहीं कर सकते। इसलिए मैं जब कहता हूँ कि जी लीगल एडवाइस लें, तो इसका मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से लीगल एडवाइस लें। आप किसी भी वकील के पास जाके कि आप प्रॉपर अपनी लीगल एडवाइस ले सकते होते हैं। सो अब उसमें क्या है, मौके पे मतलब ये होता है कि अगर अटैक आप पे हुआ या कुछ और है तो आप ज़ाहिर है पुलिस को आप इन्फॉर्म मौके पे कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपने नहीं किया तो आप सेफ़ जगह पे जाके कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि आप सेफ़ जगह ढूंढने में आपको 1.5 साल लग जाए या महीना लग जाए या 1 वीक लग जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ प्लेस जो है वो हफ़्ता लग जाएगा, आपको 2 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। सो इससे ज़्यादा जो मोस्ट केसेस में जो होता है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा काम होता नहीं है। सो और सेकंड ये है कि एविडेंस जो होती है वो बाज़ का तो एविडेंस आपको मेंटली या बाकी चीज़ों की जो नहीं भी होती, सो आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट जब आप देते हैं वो बड़ी रेलिवेंट होती है कि आप उसको किस तरीके से साबित करेंगे कि आप झूठ या गलत बयानी तो नहीं कर रहे। सो इसलिए इस ऑलवेज़ बेस्ट ये होता है कि जब आपकी सिचुएशन इस तरह की होती है तो आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक लीगल एडवाइस लिया करें, और लीगल एडवाइस लेके फिर एक कोई भी केस जो है डोमेस्टिक अब्यूज़ या वायलेंस वाला स्पेशली जो है उसको फिर फाइल किया। ये डोमेस्टिक अब्यूज़ और उसके हवाले से भी असाइलम का एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था, लेकिन चूँकि पीछे म्यूज़िक है तो मैंने कहा कॉपीराइट ना आ जाए, तो मैं इसी सवाल का जवाब जो है ये मैं बाहर जाके देता हूँ। अच्छा जी, ये अंदर मैंने स्टार्ट किया था इसी सवाल का जवाब, जिस पे आपने पूछा है जी कि क्या असाइलम के ऊपर जो है आप बेल पे हों, इमिग्रेशन बेल पे हों या जैसे भी हो, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस का अगर आपका सवाल है कि क्या तब डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिसी जो है या कंसेशन के ऊपर आप जा सकते हैं। देखिए, ये बहुत टेक्निकल सब ये पॉइंट है, और इसके ऊपर अब मुझे तो नहीं मालूम कि जी आपने असाइलम किस बेस पे किया। क्या आप मैरिज वीज़ा पे आए थे, उसके बाद आपकी मैरिज जो है वो फ़ेल हो गई, फिर उसके बाद आप के पास कोई वीज़ा नहीं था, फिर आपने असाइलम क्लेम कर दिया, तो टेक्निकली तौर पे असाइलम की ग्राउंड का तो पता ही नहीं है ना कि जी कि क्यों असाइलम की जो रीजंस जो थी वो क्या आ गई। फिर उसके बाद आपने अब जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस असाइलम की रिफ्यूज़ल के बाद क्यों करना चाहते हैं, आपने पहले वो क्यों नहीं किया। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्व के जी कि आप
अब क्यों असाइलम के बाद डोमेस्टिक वायलेंस कंसेशन पॉलिसी कैसे ले सकते हैं या क्या है। सो इसलिए यू नीड लीगल एडवाइस, ताकि आपका जो यूके में स्पाउस वीज़ा या जो भी आप वीज़ा पे आए, फिर उसके बाद असाइलम की ग्राउंड और ये सारा कुछ जो है आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है वो चाहिए होगी।